इस वीडियो में जो है हम हिस्ट्री के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ये वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद है, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसी के ऊपर जो है इस चैप्टर में मैंने काम करा है। और जो मेन पॉइंट्स है उन्हीं को मैंने पूरी तरीके से डिस्क्राइब करा है, जिससे कि आपको कम समय में पूरा चैप्टर समझ में आ सके और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो आइए देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज करी गई थी दयाराम साहनी ने करी थी, 1921 में करी थी। और हड़प्पा सभ्यता का जो निर्धारित समय बताया गया है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व बताया गया है। और जो हड़प्पा सभ्यता की मोहर बनाई गई थी उसको किस पत्थर से बनाया गया है? सैलखेड़ी पत्थर से बनाया गया था। तो इसके जो अगला टॉपिक है वो है निर्वाह के तरीके, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन निर्वाह कैसे करते थे, वो लोग कैसे रहते थे। तो इसके 3 पॉइंट्स है सिंपल से। सबसे पहले है पेड़ पौधे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पेड़ पौधों से प्राप्त फल एवं कंदमूल का सेवन करके अपना जीवन यापन करते थे। सेकंड पॉइंट है अनाज, यानी कि वहाँ पे जो है इतिहासकारों को जले हुए अनाज के अवशेष मिले हैं, जैसे गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना आदि। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग खेती करते थे और अनाज का सेवन भी करते थे। जो हमें नेक्स्ट जो एविडेंस मिला है वो मिला है जानवरों की हड्डियाँ, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो थे, वहाँ के लोग जानवरों को मारकर उनके मांस का सेवन करते थे, जैसे बकरी, भेड़, भैंस तथा सुअर आदि। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरीके से कृषि प्रौद्योगिकी करते थे या नहीं करते थे। तो इसमें जो है मोहरों पर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में मोहर मिली है जिसके ऊपर किसका चित्र मिला है? वृषभ का चित्र मिला है। तो उससे पता चलता है कि वृषभ जो होता था एक प्रकार का बैल होता था, और जिसको किसके लिए प्रयोग करते थे? खेत जोतने के लिए प्रयोग किया जाता था। इतिहासकारों को चौलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी के हल मिले हैं। मिट्टी के हल मिलने के बाद जो है वहीं पे पुरातात्विदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत मिले हैं। और खेत की अगर बात करी जाए तो खेत जो थे समकोण पर कटे थे, यानी कि समकोण पर इसलिए काट रखे थे ताकि एक समय में 2 प्रकार की फसल या अन्य प्रकार की फसलें उगाई जा सकें। और अफगानिस्तान में सोदगुई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, यानी कि वो सिंचाई का भी प्रयोग करते थे, लेकिन आसपास पानी उपलब्ध ना होने के कारण जो है वो कुओं का और छोटे छोटे कैनल बनाकर जो है उनका प्रयोग करते थे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है नालों का निर्माण, ये मोस्टली पूछता है एग्ज़ाम में। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग नालों का निर्माण कैसे करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग नालों का जो निर्माण थे एक विशेष पद्धति को अपनाकर करते थे, जिसका नाम है ग्रिड पद्धति। तो ग्रिड पद्धति क्या होता था? ग्रिड पद्धति में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहले नालियाँ बनाई जाती थी, फिर उसके आसपास जो है सड़क बनाई जाती थी, फिर उसके आसपास जो है घर बनाए जाते थे। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उनके अगल बगल में आवास का निर्माण किया जाता था। इसके बाद जो है घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ा था। तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से सटी होती थी, जिससे कि उस घर का पूरा गंदा पानी जो है उसके अंदर नाले में जा सके। अगला जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है गृह स्थापत्य कला। तो गृह स्थापत्य कला की अगर बात करें, जैसे ही गृह स्थापत्य पूछे तो आपका सीधा माइंड जो है जाना चाहिए गृह स्थापत्य कला किसके ऊपर केंद्रित था? आंगन पर केंद्रित था। और जिसके चारों ओर क्या बने थे? कमरे बने थे। और आंगन में क्या काम करते हैं हम? खाना बनाना, कताई करना, कपड़े धोना आदि। यहाँ का एक रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व माना जाता था। और भूमि तल पर जो दीवारें बनी थी, जो कमरे बने थे, उनमें खिड़कियाँ नहीं होती थी, याद रखना। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। और ये घर इस तरीके से बनाते थे, आंगन इस तरीके से बनाते थे कि बाहर का व्यक्ति अगर
आंगन में देख रहा है तो उसको कुछ भी मतलब नहीं दिखेगा। अवलोकन का मतलब होता है कुछ भी नहीं दिखेगा। और हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानगृह होता था। और घरों में एक तल या छत पर जाने हेतु जो है सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो किस चीज़ का प्रयोग करते थे। एक छत से दूसरी छत पे जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते थे। और आवासों में कुएं के अवशेष मिले हैं, जिससे राहगीर द्वारा भी प्रयोग किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे कुआं ऐसी जगह बनाते थे जिससे कि अनजान व्यक्ति भी उसमें से पानी पी सके। और ऐसे कुओं का अवशेष हमें मिले हैं, 700 कुएं के अवशेष मिले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये 2 टाइप्स में जो है क्वेश्चन पूछता है। जैसे डायरेक्ट पूछ लेगा दुर्ग किसे कहते हैं या विशाल स्नानगृह कैसे कहते हैं। तो दुर्ग हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया जाता था। यानी कि माना जाता है कि दुर्ग का जो प्रयोग किया जाता था केवल सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए ही किया जाता था। विशाल स्नानगृह आंगन में एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारों से घिरा होता था, और जलाशय तल तक जाने के लिए जो थी सीढ़ियाँ बनी होती थी। और जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया जाता था। यानी कि जिप्सम के मटेरियल को यूज़ करके क्या करा जाता था, इसको जलबद्ध किया जाता था। और एक गलियारे में 8 स्नानगृह थे। प्रत्येक स्नानगृह से नालियाँ और गलियारों के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। और इनका प्रयोग यानी कि विशाल स्नानगृह का प्रयोग माना जाता है किसी अनुष्ठानिक स्नान के लिए ही किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा विलासिता की वस्तु की खोज। तो सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है जिसे विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। यानी कि पहले वर्ग जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था, जैसे चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि। इसके बाद जो है इसी के अंदर जो बताया गया है कि ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई जाती थी। और ये सुई, झाबा ये सब किस में हमें पाई जाती थी, बस्तियों में हमें जो है पूरी तरीके से मिलती थी। और पुरातात्विक उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो दुर्लभ अथवा महंगी और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती थी। इसी में से क्या था, एक फ्योंस का मर्तबान था। फ्योंस के मर्तबान की अगर बात करें तो ये घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था। और छोटे पात्र इसको कीमती मान इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन की अगर बात करें तो 125 हेक्टेयर बस्तियों में से केवल 7 हेक्टेयर बस्तियां ही क्या करती थी, शिल्प उत्पादन का कार्य करती थी। और शिल्प उत्पादन के कार्य की अगर बात करें तो मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण, बाट बनाना आदि ये सब काम किस में करे जाते थे, शिल्प उत्पादन में करे जाते थे। और मनके निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से पदार्थ को यूज़ करा जाता था, यानी कि पहले हम बात कर लेते हैं पत्थर। तो पत्थर में सबसे पहले आता था सैलखेड़ी, सैलखेड़ी के बाद आता था क्वार्टेज, क्वार्टेज के बाद आता था लार्जवर्थ, फिर आता था कॉर्निलियन, फिर आता था जैस्पर। तो सैलखेड़ी की अगर बात करें तो सैलखेड़ी हमें मिलता था दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से जो था हम इसको प्राप्त करते थे। और वहीं लार्जवर्थ की अगर बात करें तो ये नीले रंग का कुछ पदार्थ होता था जिसको सोरथगुई में मिलता था। वहीं कॉर्निलियन की अगर बात करें तो कॉर्निलियन हमें मिलता था गुजरात। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉर्निलियन का सुंदर लाल रंग हम कैसे प्राप्त करते थे। तो कॉर्निलियन की अगर बात करें तो कॉर्निलियन जो होता था एक पत्थर होता था जो कि साकार पीले रंग का होता था। और इसको क्या करते थे, पहले हम तोड़ लेते थे, फिर इसको जो है कच्चे माल के रूप में इसको बना लेते थे और फिर इसको आग में पकाते थे। आग में पकाने के बाद जो है हमें सुंदर लाल रंग प्राप्त हो जाता था। अब हम बात करते हैं शिल्प उत्पादन में धातु, कौन सी धातु यूज़ करी जाती थी। तो इसमें सबसे पहले कांस्य, फिर तांबा, फिर बात आ रही है सोना। यानी कि कांस्य जो था स्थानीय स्तर पर ही मिल जाता था। तांबे की अगर बात करें तो खेतड़ी राजस्थान में और ओमोन से
प्राप्त किया जाता था। और वहीं सोने की अगर बात करें तो ये लाया जाता था दक्षिण भारत से। और जो अन्य पदार्थ की अगर बात करें तो अन्य पदार्थ में आ जाता है शंख और फिर आता है फ्यांस। तो फ्यांस हम पहले फ्यांस का मैंने तब बताया था कि स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त हो जाता है। और शंख की अगर बात करें तो ये हमें मिलता था नागेश्वर और बालाकोट में। अब जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मोहरे और मुद्रांकन। तो मोहरे और मुद्रांकन की अगर बात करें तो मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग जो था लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। और वहीं जो है सामान से भरा एक थैला जिसका मुख रस्सी से बांध दिया जाता था और उस पर गांठ लगा दी जाती थी और गीली मिट्टी को जमाकर उस पर मोहर से दबाया जाता था, जिससे मिट्टी पर मोहर की छाप पड़ जाए। और छाप पड़ने के बाद यदि इस थैले पर गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्राक्षण अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। अक्षुण्ण मतलब है कि उस थैले को अगर नहीं छुआ गया है तो वो सामान और वो मोहर प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर रहेगी, जिससे पता चलता था कि आप उस राजा का जो सामान है बिना छेड़छाड़ के गंतव्य स्थान पर पहुंच गया है। ये वस्तुएं सामान्य। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक रहने वाला है हड़प्पा एक रहस्यमय लिपि। तो रहस्यमय लिपि की अगर बात करें तो सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह बताए गए हैं? 26 चिन्ह होते थे और यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं थी, ठीक है, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन नहीं थे, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या जो थी काफ़ी अधिक थी। और चिन्हों की संख्या की अगर बात करें तो ये कितनी थी? 375 से लेकर 400 तक थी। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल माना गया और बाईं ओर यह संकुचित माना गया है और इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए इस लिपि को क्या बोला गया है? एक रहस्यमय लिपि बोला गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बाढ़। याद रखना, इसके अंदर जो मेरी ये वीडियो बना रहा हूँ इसका मेन मकसद यही है कि आपका कम समय में पूरे टॉपिक को क्लियर करा जा सके। जो भी इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट रखता है और जो मस्ट आपको याद होने चाहिए वही टॉपिक को मैंने जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। अगला जो पॉइंट टॉपिक है हमारा वो है बाट। तो बाट की अगर बात करें तो बाट जो था चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और बाट जो है दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, यानी कि 1 2 4 8 16 32 12,800। और बाटों का जो प्रयोग करा जाता था किस लिए करा जाता था? आभूषण को तोलने के लिए किया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत की अगर बात करें तो माना जाता है जलवायु परिवर्तन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिलता है कि किस तरीके से एक विशाल सभ्यता कैसे अंत हो गई। फिर भी इतिहासकारों ने थोड़ा बहुत अनुमान लगाया। पहला पॉइंट बताया गया कि जलवायु परिवर्तन, या तो हड़प्पा सभ्यता में जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण उसका अंत हुआ। दूसरा है वनों की कटाई, ज़्यादा कटाई के कारण क्या हुआ? सभ्यता का अंत हुआ। तीसरा है बाढ़ का आना। चौथा बताया गया है भूकंप के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। पांचवा बताया गया है कि नदियों ने क्या कर लिया था? मार्ग बदल लिया था। छठा बताया गया है कि नदियों का सूख जाना जो है इसकी सभ्यता का अंत बताया गया है। और फिर लास्ट जो बताया गया है भारी आक्रमण, यानी कि लगातार आर्यनों का आक्रमण से क्या हुआ? इस सभ्यता का अंत हुआ। कनिंघम के भ्रम की अगर बात करें तो पहले हम जान लेते कनिंघम कौन था। तो कनिंघम जो थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर थे, जनरल डायरेक्टर थे जिनका नाम था कनिंघम। और उन्होंने क्या करा था? 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उल्लेखन का आरंभ किया और कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों को क्या करा था? संग्रहण करा था, प्रलेखन करा था और अनुवाद भी किया था। और एक अंग्रेज ने क्या करा था? कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी
और उनसे बोला अगर आपने इस मोहर का प्रॉपर तरीके से अध्ययन किया तो आपको पता चल जाएगा कि भारत की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, लेकिन उन्होंने उसे एक कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया, जिससे वे काफ़ी अच्छी तरीके से क्या थे, परिचित थे। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही क्या करा, उन्होंने भी मान लिया कि भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा घाटी के पनपने के साथ ही हुआ। और आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में क्या हुए, चूक गए। तो इसी के कारण जो था, इसको जो है कनिंघम का भ्रम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है और इतिहासकारों की तरह ही मान लिया कि गंगा घाटी के पनपने से ही क्या हुआ, भारत का आगमन हुआ। आई होप आपको जो चैप्टर है और जो टॉपिक्स हैं प्रॉपर तरीके से क्लियर हुए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। मिलते हैं